हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का क्या महत्व है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें खाने को फल, बीमार पड़ने पर दवाइयाँ, लिखने को कागज और सबसे इम्पोर्टेंट जीने के लिए सांस यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो बस आज की कक्षा कुछ इसी चीज पर है। 1. हमारी अमूल्य संपदा, हमारी बहुमूल्य संपदा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3. 1. हमारी अमूल्य संपदा। निबंध। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। पता है ना ये चित्र किस चीज का है? वेरी गुड। इस चित्र में 3 बच्चे अपने दादाजी के साथ पौधा लगा रहे हैं और कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। पता है क्या? जिसमें ये बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? तो पता है दादाजी क्या जवाब देते हैं? दादाजी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मीठे फलों का इंतजाम कर रहा हूँ। निबंध का मूल तत्व। बच्चों को वन संरक्षण का महत्व समझाना। तो जो ये निबंध हम पढ़ने वाले हैं, इसका मूल तत्व है वन संरक्षण यानी वनों को बचाना। इसका क्या महत्व है? तो बस आप लोगों तक इसका महत्व पहुंचाना ही इस निबंध का मूल तत्व है। तो चलिए निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं। मानव जीवन के लिए वनों का बहुत महत्व है। जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक मानव जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पर्यावरण के विभिन्न अंग जैसे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। यदि पर्यावरण का संरक्षण न हुआ तो स्वस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। इसका प्रमाण हमें हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम में देखने को मिलता था, जो वनों में आश्रम बनाकर न सिर्फ तपस्या करते थे, अपितु गुरुकुल द्वारा शिष्यों को भी प्रकृति से जुड़ते हुए मनुष्य का प्रकृति से संबंध स्थापित करते थे। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे तो सबको पता है कि वो तपस्या करते थे। किसके नीचे? पेड़ के नीचे बैठकर। तो वो अपने जो आश्रम होते थे तो वो ऐसे ही पेड़ों के उसमें बनाते थे, ताकि वहां पे ये अपने शिष्यों को प्रकृति से संबंध भी उनका स्थापित कर सके और उन्हें प्रकृति से जुड़े रहने का ज्ञान भी देते रहे। प्रकृति ने धरती को वृक्ष तथा वनस्पतियों के रूप में अनेक अमूल्य संपदा प्रदान की है, जिन्हें वन संपदा कहा जाता है। तो वृक्ष मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी तत्व माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्षों को ही माना जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा अनेक उल्लेख उपलब्ध है। अथर्ववेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटने का निषेध किया गया है, क्योंकि वे परिवार की सुख समृद्धि के आधार है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। अतएव वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन मानव जीवन की सुख सुविधाओं के लिए परम आवश्यक है। वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटने, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। वृक्षों के महत्व के संबंध में एक वृद्ध किसान तथा राजा के बीच वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है। वृद्ध किसान सड़क के किनारे आम का एक पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा और शीर्णकाय था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोगवश मार्ग से राजा का अर्थ निकला। उसने वृद्ध का पौधा लगाते हुए देखा तो उसके पास पहुंचकर पूछा, बाबा जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, यानी आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। क्या आप इस वृक्ष के फल खा सकेंगे?
जो इतनी तन्मयता से यह पौधा लगा रहे हैं, क्या जितनी आस के साथ आप ये पौधा लगा रहे हैं, क्या आप इस वृक्ष का, इस पौधे का फल खा पाएंगे? ऐसा सवाल राजा उस बूढ़े व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति से पूछता है। तो पता है, वृद्ध हंसते यानी मुस्कुराते हुए उत्तर देता है, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया था उसके फल मैं खाता रहा हूँ। इसी प्रकार जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बेटे बेटियां और पोते पोतियां खाएंगे। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है, ये हमारी अमूल्य संपदा है। तो पता है, राजा ने प्रसन्न होकर वृद्ध को पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। वृद्ध किसान का कथन पूर्णतः सत्य था। वन तथा पेड़ पौधे संपूर्ण मानव जाति के लिए धरोहर है। हजारों वर्षों से मनुष्य की एक ही पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सौंपती आई है। अतः वर्तमान पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि वह आने वाले पीढ़ियों के लिए अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण करें, यानी कि वृक्ष को बचाएं। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अब पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। दोनों में यही अंतर है कि सोना धातु यानी खान के भीतर मिलता है, जबकि हरा सोना यानी कि वृक्ष खुली भूमि पर सुलभ है। धरती पर इंसानों के अतिरिक्त अन्य सजीव प्रजातियां भी मौजूद हैं और हर किसी को जीने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही है। ऐसे में वन मुख्य भूमिका निभाते हैं। वृक्षों के लाभ भी अनेक हैं। ये वर्षा यानी कि बारिश में सहायक हैं। बारिश में बहुत जरूरी हैं वृक्ष। वृक्षों की घूमती हुई शाखाएं श्याम मेघमालाओं को जल वृष्टि का निमंत्रण देती है और वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। तेज बहाव रुकने से भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है और वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को भी वे अवशोषित यानी कि वो अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं जो हम यूज करते हैं, हम लेते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो हमें वृक्षों से ही मिलती है। तो वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, औषधियां, लकड़ी, छाल, फल, फूल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, यानी कि जरूरी हैं। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने और ईंधन के काम आती है। वनों से ही पशु पक्षियों को आश्रय तथा भोजन प्राप्त होता है और वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण को अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचाकर हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। ये भूमि को अधिक तप्त होने से रोकते हैं और वनों की अधिकता के कारण ही प्राकृतिक आपदाओं में कमी आती है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ पिघल जाती और उस बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती कि पृथ्वी उसमें समा जाती। तब न पृथ्वी पर मानव पर रह पाता, न पशु पक्षी और न ही वनस्पति जगत हो पाते। वन उपज का उपयोग गृह निर्माण, मेज कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, खिलौने, खेल की सामग्री, वाद्य यंत्र, नौकाएं, खंबे, पुल, कागज, माचिस आदि बनाने में किया जाता है। आज शहरीकरण और विकास के नाम पर वनों को काट लकड़ियों की कालाबाजारी बेझिझक हो रही है। जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप अधिक खेती के लिए वनों की कटाई, नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्गों एवं सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया जा रहा है। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही वनों के क्षेत्र को बढ़ाने तथा हिरितीमा संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने होंगे। जहां नहरों और सड़कों का निर्माण किया गया है, उनके किनारे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष होने से जहां वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी, वहीं यात्रियों को शीतल छाया भी सुलभ होगी। आम के आम
और गुठलियों के दाम। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार देश में 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है और विगत दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई होने से वनों का क्षेत्र घटकर 20% से भी कम रह गया है और वनों की इस कमी की पूर्ति हेतु सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाकर वृक्षों को संरक्षित करने के नए नए तरीकों को इजाद किया जा सकता है, यानी कि अपनाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में वनों का विशेष रूप से अभाव हो गया है, वे पुनः नए सिरे से वृक्षारोपण किया जाए। जहां पर जिस क्षेत्र में वृक्ष को खत्म कर दिया गया है, यानी कि जंगलों को, वनों को खत्म कर दिया गया है, वनों को काट के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, होटल्स, घर, ये सारी चीजें बना दी गई हैं, तो उनको आप नए सिरे से भी वृक्षारोपण कर सकते हैं, यानी नए सिरे से भी वहां पर पेड़ उगा सकते हैं। देश में वन क्षेत्र के विस्तार को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वन विस्तार को स्थान दिया जाता है। सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों के खेतों की मेड़ों तथा निकट की खाली भूमि में वृक्ष लगाने के लिए सरकार द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों का फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है क्योंकि सनातन संस्कृति में वृक्षों को देवता माना गया है। सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में जो वृक्ष है उनको देवता यानी भगवान माना गया है तथा वृक्षों को काटना एक अपराध, वृक्षों को काटना एक गुनाह, एक अपराध माना गया है। अतः इस अपराध को रोकने की भावना को जन समूह में रोपित करना जरूरी है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में प्राय 2 हेक्टेयर भूमि में पौधशाला की व्यवस्था की गई है। इस पौधशालाओं के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार की जाती है। इस कार्यक्रम में अत्यधिक क्षेत्रों में लाभवंती करने के लिए गांव और नगरों के निवासियों के परामर्श से पौधों के रोपण क्षेत्रों का चयन एवं धारण किया जाता है। इन रोपण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक है। ये आंधी तूफान की तेज गति को नियंत्रित करते हैं, भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं तथा भूमि को अपनी जड़ों से जकड़कर चट्टानों और मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगी है और वर्तमान समय में भूस्खलन, भूकंप, सूखा आदि आपदाएं हमारे जीवन में न सिर्फ प्रभावित कर रही हैं, बल्कि मानव जाति के विनाश का भी कारण बनती जा रही हैं। तो बच्चों, ये था वन समुदाय का एक निबंध कि हमें वनों की कैसे रक्षा करनी चाहिए। वर्षा कम, वन कम होने से पेड़ों की कमी से वर्षा की कमी और वर्षा की कमी से भूस्खलन, भूकंप, सूखा आदि आपदाएं जो हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं और वो सिर्फ प्रभावित ही नहीं कर रही हैं, बल्कि इंसान यानी जो मानव जाति है उसके विनाश का, उसके खत्म होने का भी कारण बनती जा रही हैं। चलिए अब शब्दार्थ को पढ़ते हैं, शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ: घटक मतलब तत्व, धरोहर मतलब अमानत, आर्द्रता मतलब नमी, हरितिमा मतलब हरियाली, संपदा मतलब संपत्ति, निषेध मनाही, सर्वधन बढ़ावा, क्षीणकाय अत्यंत दुर्लभ। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना शुरू कीजिए। दृष्टिकोण, जल वृष्टि, स्रोत,
विभूति। ध्रुव्य, नियंत्रित, अंधाधुंध। सामाजिक, कार्यक्रम, सुनिश्चित। कार्यक्रम सुनिश्चित। तो बच्चों, जो 5 जो निबंध अभी हमने पढ़ा हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य करना शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, वन संपदा किसे कहते हैं? वेरी गुड। वन संपदा हम प्रकृति द्वारा दिए गए वृक्षों और वनस्पतियों को कहते हैं। अगला है ख, भूमि की उर्वरा शक्ति किसके द्वारा बढ़ती है? भूमि की उर्वरा शक्ति बच्चों वर्षा वृक्षों के द्वारा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है और बारिश का बहाव तेज होता है तो जो जड़ होती है पेड़ों की, वो अपने जड़ से बारिश के पानी को अपने उसमें सोख लेती है, जिससे पानी का बहाव एक न्यूट्रल लेवल पर होता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ग, पर्यावरण का आधार किसे माना गया है? तो बच्चों, पर्यावरण का आधार भी वृक्षों को माना गया है। घ, वन हमारे किस किस काम आते हैं? तो वन मतलब कि वृक्ष, और वृक्ष हमारे किस काम आते हैं? फल, फूल, मेज, कुर्सी, घर, दवाइयाँ, कागज इत्यादि चीजें बनाने में वन हमारे काम आते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखकर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, वन पर्यावरण को किस प्रकार संतुलित रख सकते हैं? तो बच्चों, वन पर्यावरण को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर, क्योंकि जितने अधिक से अधिक वृक्ष लगेंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और हम उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों को दे सकते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। तो वृक्ष यानी कि वन जो है, वन पर्यावरण को वृक्षों द्वारा संतुलित रख सकते हैं। ख, वृक्षों का संरक्षण और उनका संवर्धन किस कार्य हेतु आवश्यक है? वृक्षों का जो संरक्षण है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनको रोकने के लिए और भूमि कटाव को बचाने के लिए वृक्षों का संरक्षण और उनका संवर्धन जरूरी यानी कि आवश्यक है। ग, वन संपदा के क्या लाभ हैं? तो बच्चों, वन संपदा से जो पृथ्वी पर जीव होते हैं उनको प्राण मिलते हैं, उनको प्राण वायु मिलती है और साथ ही साथ उनको जीवन जीने के लिए बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जीवों को जीवन जीने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए ऑक्सीजन, खाना, फल, इन सब की जरूरत होती है, तो वो हमें वन संपदा से मिलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है घ, वनों से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बच्चों, वनों से अधिकतम लाभ हमें वृक्षों को काटने से रोकने और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने से ही हमें वनों का अधिकतम लाभ हो सकता है, हम उसका लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ ऊपर बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को आपको नीचे दिए गए वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थान में भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क, वृक्षों को डैश कहा गया है। क्या कहा गया है? वेरी गुड, हरा सोना। ख,
वृक्ष मिट्टी का कटाव और वेरी गुड, पानी के तेज बहाव को रोकने में सहायक हैं। ग, वृक्ष हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। घ, वन प्रकृति की अमूल्य यानी कि कीमती संपदा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सही शब्दों से आपका उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, उर्वरा शक्ति किसकी बढ़ती है? भूमि की, तो हम उर्वरा शक्ति को भूमि से मिलाएंगे। ख, हरा सोना किसे कहा गया है? वृक्ष को, तो हम हरे सोने को वृक्ष से मिलाएंगे। ग है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है, तो हम इसको गैस से मिलाएंगे। लास्ट इज लकड़ी। घ, लकड़ी, लकड़ी ईंधन, तो हम लकड़ी को ईंधन से मिलाएंगे। अगला है प्रश्न 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं और उनके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो आपको इन वाक्यों को पढ़ के सही विकल्प, इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प को छांटकर उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, पर्यावरण का संतुलन घटक है जल, वृक्ष, धरा और वायु। क्या है? वेरी गुड, तो पर्यावरण का संतुलन घटक है वृक्ष, तो हम वृक्ष के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। हाँ, वृक्ष सहायक है भूमि की पकड़ बनाए रखने में, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में, आपदाओं को रोकने में, या फिर ये सभी। वृक्ष किस चीज में सहायक है? वेरी गुड, ये सभी। क्यों? क्योंकि वृक्ष भूमि की पकड़ भी बनाए रखते हैं, उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में सहायक है और आपदाओं को रोकने में भी सहायक है। तो इसका सही विकल्प है ये सभी। ग, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघल रही है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का तापमान बिगड़ने से, सूरज की किरणों से, गर्म क्षेत्र होने के कारण, या फिर पेड़ लगने के कारण। तो इसका सही जवाब होगा पर्यावरण का तापमान बिगड़ने से ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघल रही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है क, संरक्षण। संरक्षण से हम वाक्य बनाएंगे, हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण, इससे हमने वाक्य बनाया, वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। ग, सुरक्षित। सुरक्षित से हम वाक्य बनाएंगे, वनों को सुरक्षित रखना हर मानव का कर्तव्य है। वनों को सुरक्षित रखना हर मानव का कर्तव्य है। घ, सहायक। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में सहायक है। वृक्ष प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में सहायक है। अगला है जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, वृक्ष पर्यावरण का आधार है, कैसे? कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। तो बच्चों जैसा कि हमने दिए गए निबंध में पढ़ा कि हर पूरे पर्यावरण का आधार ही वृक्ष है। वृक्ष नहीं होंगे तो पर्यावरण नहीं होगा। लेकिन कैसे? इसका
जवाब आप कक्षा में चर्चा करते हुए दिए गए स्थान पर या फिर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। प्रश्न 8, वृक्षों को काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। वृक्षों को काटना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? इस कथन को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए और इसका जवाब भी आप अपने अपने नोटबुक्स में अपने अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न 9, वृक्षों के संवर्धन हेतु हमें क्या प्रयास करने होंगे? कक्षा में संवाद माध्यम से चर्चा करते हुए बताइए। तो बच्चों, वृक्षों के संवर्धन हेतु हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इस बारे में कक्षा में संवाद कीजिए और एक संवाद के माध्यम से ही इसका जवाब बताइए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10, वनों के कटाव हुए बिना औद्योगिकरण संभव नहीं है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं और क्यों सहमत है, और नहीं है तो क्यों नहीं है लिखिए। तो ये कथन वनों के कटाव हुए बिना औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं पॉसिबल, संभव क्यों नहीं है। तो आपको कथन से सहमत हैं क्या? आप भी ये मानते हैं? अगर मानते हैं तो बताइए कि क्यों, और नहीं मानते तो भी उसका रीजन बताइए कि क्यों नहीं मानते। इसका जवाब भी आप दिए गए स्थान पर लिखेंगे या फिर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, स्वस्थ। स्वस्थ का उल्टा अर्थ होगा वेरी गुड, अस्वस्थ। ख, शुद्ध, ये होगा अशुद्ध। ग है सुरक्षित। सुरक्षित का उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा? असुरक्षित। वेरी गुड। घ, मूल्य। मूल्य का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी गुड। मूल्य का विलोम शब्द होगा अमूल्य। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों के वचन बदलने हैं। मतलब ये दिए तो एक वचन में है, आपको इन्हें बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, शाखा। शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखाएं। ख, पौधा। पौधे। वेरी गुड। ग, वृक्ष। वृक्षों। और घ है क्षेत्र। क्षेत्र का क्या बहुवचन होगा? वेरी गुड, क्षेत्रों। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को तोड़कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सर्वाधिक। इसका संधि विच्छेद होगा सर्व जमा अधिक। ख, अधिकतम। इसका संधि विच्छेद होगा अधिक जमा तम। अगला है प्रदूषण। इसका क्या होगा? वेरी गुड, प्र जमा दूषण, प्रदूषण। घ, पर्यावरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, परि जमा आवरण, पर्यावरण। प्रश्न 14, दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपको इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। रमेश ने वृक्ष काट के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।
रमेश ने वृक्ष काट के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ख, जिस डाल पर बैठना उसी को काटना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, राधिका ने बुरे काम करके राधिका ने कार्य क्षेत्र में बुरे काम करके यह स्वयं ही साबित कर दिया कि वो जिस डाल पर बैठी है उसी को काट रही है। अगला मुहावरा है, ग, टस से मस न होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, मीना की शादी में स्टेज से टस से मस न हुई। घ, आम के आम, गुठलियों के दाम। इसका वाक्य प्रयोग होगा, महेश को एक साइकिल के साथ इनाम में 100 रुपए भी मिले। ये तो वही बात हो गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। ये थे मुहावरों के वाक्य प्रयोग। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 15, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जो गलत लिखे हुए हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़कर इन्हें शुद्ध कर दिए गए स्थान पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, कौन आई है देखो। यह वाक्य अशुद्ध रूप में लिखा गया है। इसका सही रूप क्या होगा? वेरी गुड, देखो कौन आया है। ख, जो करेगा वह भरेगा। इसका शुद्ध रूप होगा, जो करेगा सो भरेगा। ग, कृपया करके तुम भी काम कर लो। तो इसका शुद्ध रूप होगा, तुम भी कृपया कर काम कर लो। घ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं वनों की रक्षा करूंगा। इसका वाक्य प्रयोग होगा शुद्ध रूप में कि मैं संकल्प लेता हूँ कि वनों की रक्षा करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि वनों की रक्षा करूंगा। प्रश्न 16, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। जो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, उन्होंने रुक कर पूछा, पेड़ है कहाँ? तो इसमें विराम चिन्ह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में सवाल पूछा हुआ है, इसलिए हम इसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अगला है, मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। इसमें विराम चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि यह एक वाक्य है। ग, सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। तो ये भी विराम चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि यह भी एक वाक्य है। अगला है घ, प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? यहाँ कौन सा विराम चिन्ह आएगा? वेरी गुड, यहाँ आएगा प्रश्न चिन्ह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है। प्रश्न 17, गलत कारक पहचानते हुए सही कारक लगाकर पुनः वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें ये कारक चिन्ह गलत लगे हुए हैं। आपको इन कारक चिन्हों को पढ़कर सही कारक चिन्ह लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, हम ऑक्सीजन वृक्षों के लिए लेते हैं। गलत, इसमें सही कारक चिन्ह होगा, हम ऑक्सीजन वृक्षों से लेते हैं। हम ऑक्सीजन वृक्षों से लेते हैं। अगला है ख, यात्री पेड़ से छाया को बैठा है। तो इसका वाक्य प्रयोग, इसका सही कारक चिन्ह क्या होगा? यात्री पेड़ की छाया में बैठा है। यात्री पेड़ की छाया में बैठा है।
अगला है ग, पक्षी अपना घर वृक्षों के लिए बनाते हैं। क्या यह सही कारक चिन्ह है? नहीं। पक्षी अपना घर वृक्षों में बनाते हैं। अगला है वन के जीवन सुरक्षित है। वन के जीवन सुरक्षित है। क्या ये के कारक विभक्ति कारक चिन्ह सही है? नहीं। इसका सही कारक चिन्ह होगा वन से जीवन सुरक्षित है। वन से जीवन सुरक्षित है। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 18, पेड़ लगाओ धरा बचाओ पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको एक शीर्षक दे रखा है, पेड़ लगाओ धरा बचाओ। इस पर आपको एक अनुच्छेद लेखन लिखना है। अगला है प्रश्न 19, लकड़ी की कालाबाजारी को रोकने हेतु वन अधिकार को शिकायत पत्र लिखिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल के टाइम में वन से लकड़ियों की कालाबाजारी बहुत हो रही है, तो जिसको रोकने के लिए आप वन अधिकारी को शिकायत पत्र लिखिए। अगला है प्रश्न 20, दिए गए चित्रों का अपने शब्द में वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आप इस चित्र में आप जो भी देख रहे हैं, जैसे ये व्यक्ति पेड़ काट रहा है, यहाँ पीछे और भी ढेर सारे पेड़ काटे हुए हैं। चिड़िया डरकर पेड़ों से उड़ रही है। ये व्यक्ति भी पेड़ काट रहा है। यहाँ पीछे फैक्ट्रीज बनी हुई है। यहाँ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बात कर रहे हैं। यहाँ ये मजदूर घर बना रहा है। पीछे कुछ व्यक्ति मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पीछे मिट्टी है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बंगलोज हैं, घर हैं। तो ऐसे इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर आपको इस चित्र का वर्णन अपने अपने शब्दों में करना है। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 21, वन है तो जन है। आप वनों के संरक्षण हेतु अपनी भूमिका किस प्रकार निभाना चाहेंगे? तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर वन है तो जन है। आप वन यानी जंगलों को बचाने के लिए अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? आप क्या क्या करेंगे वनों को बचाने के लिए? तो बच्चों, जैसा कि हमने निबंध में पढ़ा कि वन हमारे लिए कितना जरूरी है, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आगे आप और पेड़ लगाएंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, और अगर आप किसी को पेड़ काटते हुए देखते हैं तो आप उनको सिखाएंगे कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। और बच्चों, यही आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास, ये कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।